हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के का साइंस का चैप्टर 6 दहन और ज्वाला। तो बच्चों, आप जैसे इस पाठ से अपन को पता है कि दहन और ज्वाला, तो दहन मतलब जलना और ज्वाला भी अपन ने देखा होगा। जैसे अपना कोयला है, कोयले को आपने जलते हुए देखा होगा। तो कोयला कैसा रहता है, ऐसे धीरे धीरे जलता है। लेकिन मोमबत्ती को अपन जैसे ही जलाते हैं तो वो एक ज्वाला के साथ जलती है। तो आपने देखा होगा वो कैसे जलती है, ज्वाला के साथ जलती है। अब जैसे आप अपने घर में देखिए, घर में भी बहुत सारे ईंधन आते हैं। जैसे घर में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधन, जैसे आपको पता होगा क्या, अपन गोबर, लकड़ी, कोयला जो घर में यूज करते हैं। और ये मोटर गाड़ियाँ चलाने में भी बहुत से ईंधन यूज होते हैं, जिसमें पेट्रोल है ना, प्राकृतिक गैस, डीजल, जे अपन ईंधन चलाने में यूज करते। तो ये सब क्या है, ईंधन है, मतलब जिनसे अपन इनको जलाने में यूज करते। कुछ ईंधन से अपनी मोटर गाड़ियाँ चलती हैं और कुछ ईंधन हम घर में यूज करते हैं। जैसे अपने खाना पकाने में गैस का यूज करते हैं, एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग चूल्हे जलाते हैं तो गोबर, लकड़ी, कोयले का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, ईंधन है। लेकिन आपने देखा होगा मोमबत्ती जो होती है एक ज्वाला के साथ जलती है, जबकि अपना जो कोयला होता है वो धीरे धीरे जलता है। तो जो कोयले का जो जलना होता है वो दहन होता है और मोमबत्ती का जो जलना होता है ज्वाला होता है। तो बच्चों, आज अपन इसी पार्ट में इसी पर डिस्कस करेंगे कि दहन क्या होता है, ज्वाला क्या होते हैं, इनका ऊष्मीयमान क्या होता है, अग्निशामक क्या होता है, द्राहा पदार्थ क्या होते हैं, आद्राहा पदार्थ क्या होते हैं। तो आज इस पार्ट में अपन इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है कि दहन क्या है। पहला अपना टॉपिक है दहन। तुम्हारे किसी भी चीज़ का जलना क्या होता है, दहन कहलाता है। पर न किसी का जो जलना होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कोई ज्वाला के साथ जलता है, कोई बिना ज्वाला के साथ जलता है। तो जो पदार्थ, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या देता है, ऊष्मा देता है, वो क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। ठीक है। और जिस पदार्थ का दहन होता है, जिसको अपन जलाते हैं, वो क्या कहलाता है, द्राह कहलाता है। माना वह रासायनिक विक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है ना। जैसे अपन ने कोयले को जलाया तो कोयले जलाया या अपन ने मोमबत्ती को जलाया तो उसमें जो ऊष्मा थी वो क्या कहलाया, दहन। पर जो पदार्थ जला, जैसे मोमबत्ती जल रही, कोयला, तो वो पदार्थ क्या कहलाया, द्राहा कहलाया। उसी को अपन क्या कहते हैं, ईंधन भी कहते हैं। ईंधन अपने कोई भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस रूप में भी हो सकता है। जैसे ठोस रूप में अपना कोयला है, लकड़ी है, द्रव्य रूप में मिट्टी का तेल है, और गैस के रूप में एलपीजी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये हैं। अब जैसे आप देखो द्राहा और अद्राहा अपन बता। अब लकड़ी क्या है, लकड़ी, जिस पदार्थ का लकड़ी का अपन दहन करते हैं तो एक लकड़ी क्या है, द्राहा है। कागज भी जलता है ना। लोहे की कील जलती है, नहीं, नहीं जलती। लोहे की कील का भी अपन जलाने में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते, ना कागज का करते। बच्चे, कागज जलता जरूर है। मिट्टी का तेल, हाँ, द्राहा पदार्थ है ना। पत्थर का टुकड़ा नहीं है ना। पत्थर का टुकड़ा आद्राहा है। स्ट्रॉ आद्राहा है। कास्ट कोयला द्राहा है। और माचिस की तीलियाँ भी द्राहा है, मतलब ये जलती हैं। ठीक है। इसी प्रकार द्राहा आद्राहा, आद्राहा मतलब जिस पदार्थ का क्या होता है, दहन होता है। तो दहन जिस पदार्थ का होता है वो होता है द्राहा। द्राहा जिसका नहीं होता है, तो अपन किसका नहीं होता, लोहे की कील का नहीं होता, पत्थर के टुकड़े का नहीं होता और कांच का नहीं होता है ना, और स्ट्रॉ। ये चार पदार्थ कैसे आद्राहा हैं। अब अपन आते हैं, अपन ऐसे एक उदाहरण करते हैं, जैसे आपने भी किया होगा। ये 3 मोमबत्ती आपको दिख रही हैं। तो एक मोमबत्ती को खुला रखा, नीचे से इसमें वायु जा रही है। दूसरी मोमबत्ती में नीचे से वायु नहीं जा रही। और तीसरी जो मोमबत्ती है, इसको अपन ने ऊपर से किससे ढक दिया, गत्ते से ढक दिया। अब क्या हुआ, पहली रोशनी में तो पहला जो जार है, इसमें तो नीचे से वायु जा रही है तो ये जलती रहेगी। लेकिन दूसरे में क्या, नीचे से वायु नहीं जा रही, तो ये क्या करेगी, कंपन के साथ बुझ जाएगी। और तीसरी में क्या होगा, जलेगी ही नहीं। कैसी ही नहीं जलेगी वो, है ना, क्योंकि ना वायु तो उसे बिल्कुल ही नहीं मिल रही। तो इस प्रकार ये मोमबत्ती का आपने देखा होगा। तो अपन इससे क्या पता चलता है कि दहन में किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति, कहीं आग जलती है तो अपन कंबल लपेट लेते हैं। तो कंबल क्या करता है,
कंबल लपेट लो, आपने सुना हो तो कंबल क्या करती, वायु के प्रभाव को रोक देती है। तो किसी भी आग में जलने में, किसी के पदार्थ में जलने में किसकी आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, तभी कोई चीज़ आग पकड़ती है। तो जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जो मौसम होते हैं, गर्मियों में जब मौसम बहुत गर्मी होती है और सूखी घास होती है, गर्मी भी है सूखी घास। अब जैसी हवा चली तो हवा कैसी चलेगी, गर्म हवा चलेगी, तो गर्म हवा और सूखी घास के बीच क्या होगा, रगड़ उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगी, आग फैलेगी, पूरा जंगल आग से हो जाएगा। इस तरीके की आग को बुझाना थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा तो एक टॉपिक आता है ज्वलन ताप। अभी अपन ने देखा आग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, लेकिन आग लगती कैसे, तो आग में क्या वह पदार्थ, वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वह ज्वलन ताप कहलाता है। ऐसे कोई आग नहीं पकड़ ले उस हर किसी जो पदार्थ है, या कोयला है, लकड़ी है, या गोबर है, गोबर के कंडे हैं, या एलपीजी गैस है, सबको एक ताप चाहिए जिस पर वो जलेगा, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। मतलब जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे उतनी ताप की जो आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। इसी प्रकार अगर आपने माचिस देखा होगा, माचिस की जो तीली है वो माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने से जल जाती है। क्यों जल जाती है, इसका भी एक रीजन है। माचिस का जो इतिहास है बहुत पुराना है बच्चों, बहुत ज़्यादा पुराना है, जो 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डूबे हुए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस के रूप में प्रयोग किए जाते। कब, 500 वर्ष पहले। कि जो मिस्र था, मिस्र नाम है देश का, जहाँ गंधक माना गंधक में डूबे हुए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े, मतलब गंधक को एक पदार्थ तत्व होता है जिसका एक बिलियन लिया, और उसमें चीड़ का एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी के छोटे टुकड़े करके अपन ने माचिस में ढोए, तो वो माचिस इस तरीके से प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद 200 वर्ष पूर्व, अब वो थोड़ा अपना विकास हुआ, 200 वर्ष पूर्व अपन लोग क्या करने लगे, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद स्टार्च को मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली पर लगाते हैं। ये माचिस की तीली में देखा हो काला काला जो लगा रहता है वो यही होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस, कुछ गोंद इसलिए चाहिए वो चिपक जाए, स्टार्च के साथ मिलाकर लकड़ी के तीली की सिरे पर लगाते हैं। जब इसे खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण क्या होता है, श्वेत फास्फोरस जो होता है जल उठता है। जो श्वेत फास्फोरस जो अपन ने तीली के सिरे पर लिया वो क्या होता है, जैसे अपन ने रगड़ा माचिस के बगल से, तो वो श्वेत फास्फोरस होगा क्या होगा, जल जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ समय बाद देखा कि श्वेत फास्फोरस जो है बहुत खतरनाक है। इसके लिए आजकल क्या कर लेंगे, माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, पहले करते थे श्वेत फास्फोरस का प्रयोग, जब देखा कि ज़्यादा खतरनाक है ये, तो फिर अब श्वेत फास्फोरस को हटा दिया, तो एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग होने लगा। और रगड़ने वाली जो सतह है उसमें कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा देते, जो कम खतरनाक होता है। जैसे ही अपन माचिस की तीली को रगड़ते हैं तो कुछ जो लाल जो फास्फोरस जो माचिस की साइड में बगल से लगा रहता है तो वो श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है। इस प्रकार अपनी माचिस की तीली जल जाती। इस प्रकार ये अपने जो माचिस का है विकास हुआ था। अब आप देखो ये चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र में जैसे ही अपन अगर कागज़ जला, एक कागज़ में पानी भरा है और एक कागज़ बिना पानी का है। अब जैसे ही अपन आग जलाएंगे मोमबत्ती, तो कौन सी आग जल्दी पकड़ेगा, ये वाला बिना पानी वाला। क्यों पकड़ेगा, है ना। और जो पानी वाला है वो क्यों नहीं पकड़ेगा, वो इसलिए नहीं पकड़ेगा कि जैसे ही अपन ने ऊष्मा दी तो कागज़ से सीधे कहाँ चली गई, चालन के द्वारा जल में चली गई। कहाँ चली गई, चालन के द्वारा जल में चली गई। और जल जब तक पूरा गर्म नहीं होगा, जल की उपस्थिति में जो ताप है वो कागज़ के ज्वलन ताप तक पहुँच ही नहीं पाएगा, इसलिए वो कागज़ वाला नहीं जलेगा। तो ये प्रश्न आता है कि एक सादा कागज़ तुरंत आग पकड़ लेता है, लेकिन पानी से भरा हुआ कप या गिलास, कप या एक कागज़ का टुकड़ा जो अपन ने जो भरा है ना, कि पानी भर के कीप सा बना दिया कौन टाइप का, तो वो क्यों नहीं जला। तो वो रीज़न यही है क्योंकि कागज़ के कप में अपन ने जैसे ही ऊष्मा दी तो चालन द्वारा जल में चली गई, और जल की उपस्थिति में ताप जो है, कागज़ का जो ज्वलन ताप उस तक कागज़ पहुंच ही नहीं पाता, उस ताप तक उसके कागज़ नहीं जलता। तो ये आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसी प्रकार
तो ज्वलन ताप मतलब पदार्थ तभी जलेगा जब उसे उतना ज्वलन ताप मिलेगा। अगर किसी पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है तो वो सरलता से आग पकड़ लेता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ। मतलब किसी किसी पदार्थ का तो ज्वलन ताप अधिक हो, जैसे देखा होगा तुमने गोबर के जो कंडे होते हैं या लकड़ी होती है या कोयले देर से आग पकड़ते हैं, क्योंकि इनका जो ज्वलन ताप होता है वो अधिक होता है ना। और ऊष्मा भी ये कम देते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज्वलन ताप जिनका बहुत कम होता है, जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जैसे पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी गैस, है ना। इनका जो ज्वलन ताप होता है बहुत कम होता है, माने जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अब आप देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे आग लगती है, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? तो आपने देखा हो जैसे ही आग लगती है तो अपन फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं और पानी वाला फायर ब्रिगेड वो आ जाता है। लेकिन पानी डालने से कैसी आग बुझ जाती है? पानी जो होता है ना, पानी का जो ज्वलनशील पदार्थों को क्या करता है? ठंडा करता है। उसका जो ताप होता है ज्वलन ताप से कम हो जाता है और आग का फैलना रुक जाता। अभी अपन ने पढ़ा था, जैसे ही अपन ने पानी डाला तो पानी डालने से क्या हुआ, जिससे जो उनका जो ताप होता है, जो जल रहा होता है, उनका ताप ज्वलन ताप से कम हो जाता है। और जलवाष्प क्या करती है? ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है। तो वायु और जलने में अपन ने देखा वायु की आवश्यकता होती है। जब वायु बंद होगी पानी डालने में तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जो आग की आवश्यकता होती है, एक तो होता है ईंधन और एक होती है वायु, एक ऊष्मा। अगर इनमें से किसी भी एक आवश्यकता को हटा दें तो अपन आग पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये कि पका। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आग ये तो नॉर्मल महलों उसकी आग है, लेकिन कभी कभी आग जो लकड़ी कागज़ की जो आग लगती है वो तो अपन चलो पानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी विद्युत उपकरणों में लगी आग है तो उसमें अपन पानी नहीं डाल सकते। ये भी एक प्रश्न आता है कि लकड़ी और कागज़ में लगी आग को हम पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन विद्युत माने लाइट की जो आग होती है, शॉर्ट सर्किट वाली जो आग होती है, उसे अपन पानी से क्यों नहीं बुझा सकते? क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि पानी क्या करती है? विद्युत का चालन करती है। या तेल और पेट्रोल में लगी हुई आग को भी अपन जल से नहीं बुझा सकते। देखा होगा कहीं कहीं जहाँ पेट्रोल डीजल मिलता है वहाँ आग लग जाती है तो वहाँ आपने देखा होगा रेत रखी रहती है या एक अग्निशामक ऐसा दिख रहा है ना लाल रंग का, इस टाइप का रखा रहता है। ये क्या है? अस्पतालों में भी ये रहता है। ये क्या, इसमें CO2 गैस ठोस रूप में भरी रहती है, तो इससे आग आसानी से कंट्रोल में आ जाती है। तो आप ये देखना CO2 जो होती है, CO2 ये सबसे अच्छा अग्निशामक होता है। ये क्या करता है? आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है और जिससे उसका जो वायु से संपर्क टूट जाता है और आग पर कंट्रोल हो जाता है। तो एक इस तरह का भी प्रश्न आता है कि अगर मिट्टी का तेल या पेट्रोल में लगी हुई आग को हम पानी से क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते? इसके लिए हम CO2 अग्निशामक का ही प्रयोग क्यों करते? तो आप बता सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से आती है? अब कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। कभी कभी ये आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप में कैसे प्राप्त होती है? यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ठोस रूप में है, तो वो क्यों है? जब उच्च दाब पर जब सिलेंडरों में गैस भरी जाती है, उच्च दाब पर या द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। एलपीजी जो होती है उच्च दाब पर द्रव के रूप में होती है ना, और सिलेंडर में छोड़े जाने पर वैसी वो गैस में बदल जाती है। और CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, ना केवल आग को चारों ओर से घेरती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। तो एक बहुत अच्छा अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटेशियम कार्बोनेट जैसे रासायनिक पर भारी मात्रा में छिड़काव होता है तो आग के निकट इन पदार्थों में CO2 गैस निकलती तो आग बुझ जाती। एक दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का छिड़काव करेंगे तो CO2 गैस उत्पन्न होगी तो भी आग पर कंट्रोल पा लेंगे। तो ये कौन सी आग? एक शॉर्ट सर्किट वाली आग और एक पेट्रोल डीजल से लगी हुई आग। अब अपन आते हैं दहन के प्रकार। अपन ने अब तो ये तो देख लिया कि दहन क्या होता है किसी चीज़ का। अब दहन जो होता है कई तरह का, 3 तरह का दहन होता है। एक तो होता है तीव्र दहन, है ना, और एक होता है स्वतः दहन। तो तीव्र दहन देखना, जैसे ही अपन ने गैस चालू की लाइटर के आगे तो जो गैस जली वो कौन सा दहन है? तीव्र दहन। कौन सा दहन है? तीव्र। गैस तेजी से जलने लगती है, ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करती है, कहलाता है तीव्र दहन। ठीक है, ये पेपर में आता है कि दहन कितने प्रकार का होता है? तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तो तीव्र दहन पढ़ लिया, जैसे अपन ने गैस चालू की,
गैस का जलना, ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करना तीव्र दहन कहलाता है। लेकिन स्वतः दहन क्या होता है? आपने देखा होगा, एक फास्फोरस जो होता है ऐसा पदार्थ होता है कमरे के ताप पर ही जल उठता है, माना जी अपने आप ही जल उठता है, तो वो होता है स्वतः। स्वतः मतलब अपने आप जलना। इसी तरह कोयले की खानों में कोयले के धूल के जो कण होते, वहाँ कभी कभी देखा होता है अग्निकांड हो जाता है कोयले की खदानों में। वो इसी कारण होता है, कोयले वहाँ गर्मी रहती है तो कभी कभी वहाँ भी अपने आप क्या होता है, स्वतः दहन होता है। फिर इसके बाद आता है विस्फोट। विस्फोट आपने देखा होगा, पटाखे को चलाना है ना, पटाखे अपन जैसे ही फोड़ते हैं तो एक बड़ी मात्रा में ध्वनि निकलती है, ऊष्मा प्रकाश ध्वनि, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विस्फोट कहते हैं। तो दहन 3 प्रकार का होता है, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। अब अपन आते हैं ज्वाला। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा ज्वाला। तो अपन ने अभी पढ़ा कि सब कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ जलते हैं, कुछ नहीं जलते। जैसे ये इसकी ज्वाला है, ये मोमबत्ती और ये बर्नर की, तीनों की ज्वालाओं में अंतर है। तो ज्वाला, तो इसको अपन कहते हैं ज्वाला। अब ज्वाला कौन देता है कौन नहीं देता, इस पर डिस्कस कर ले। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है। मैग्नीशियम की आपने देखा होगा, मैग्नीशियम की जो रोशनी आती है वो भी एकदम रोशनी फेंकती है। कपूर नहीं जलता। मिट्टी के तेल वाला स्टोव बिल्कुल ज्वाला। लकड़ी का कोयला कभी देखा है? नहीं देता ज्वाला, ये धीरे धीरे जलता है। तो इस प्रकार कौन ज्वाला देता है कौन नहीं, ये अपन को समझ में आ गया। इसके बाद अपन इसके कुछ अब देखते हैं ज्वाला के क्षेत्र कितने होते हैं। तो ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, एक अदीप्त क्षेत्र होता है, एक दीप्त होता है, एक अंदर का भाग होता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे अदीप्त क्षेत्र में अपन ने कोई चीज़ डाली, इस चित्र में देखो, इसमें कांच की एक लड़ी ली है, कांच की, एक को माचिस की तीली से जलाया और एक को मोमबत्ती के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। तो आपने देखा किस में ज्वाला उत्पन्न हुई, इस वाले में ज्वाला उत्पन्न हुई ना। ज्वाला कौन उत्पन्न करता है? ज्वाला वो पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो वाष्पित होते हैं। कैसे होते हैं? वाष्पित होते हैं। जैसे मिट्टी का तेल पिघली हुई मोमबत्ती के साथ जैसे ही उठते तो वो ज्वाला दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि ज्वाला का निर्माण कैसे होता है। तो जो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है, मिट्टी का तेल आपने देखा होगा वाष्पित, कभी कभी तेल भी देखा होगा, एकदम तेल एकदम गर्म होता है और एकदम बहुत वाष्पित, एकदम आग उठ जाती है, तो ज्वाला का निर्माण करते हैं। लेकिन लकड़ी का जो कोयला होता है वो वाष्पित ही नहीं होता, तो ज्वाला नहीं देता। इसका एक और अपन करते हैं कि मिट्टी की जो मोमबत्ती की ज्वाला को अपन स्थिर करते हैं और इस ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में इस कांच की प्लेट को रखते हैं। रख रहे हैं, रखते कुछ समय रखते तो इस तरह की अपन को एक प्लेट प्राप्त होगी काली। तो ये क्या है? दीप्त क्षेत्र में जो बिना जले हुए कण हैं वो इस पर जमा हो जाते हैं, दीप्त क्षेत्र में, है ना। जो दीप्त क्षेत्र में जो उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों के जमाव के कारण होता है। तो अब ज्वाला के बारे में अपन ने पढ़ा, 3 क्षेत्र होते हैं ज्वाला के, एक दीप्त क्षेत्र, एक अदीप्त क्षेत्र। ज्वाला का ये चित्र आपको दिख रहा है, ये पेपर में बहुत आता है, इस चित्र को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना। ये सबसे बाहर वाला जो क्षेत्र है नीला है, ये सबसे गर्म भाग होता है। तो पेपर में आता है कि सबसे गर्म भाग का कलर कौन सा होता है, तो नीला होता है। और सोने के सुनार जो होते हैं वो सबसे गर्म भाग मतलब अदीप्त क्षेत्र का ही प्रयोग करते हैं। जो बीच वाला जो भाग होता है मध्य भाग होता कम गर्म होता है, सबसे कम गर्म और अंदर का भाग होता है। तो सबसे बाहर वाला जो भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और सुनार इसी क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। तो जो बाहर वाला क्षेत्र अदीप्त, अंदर वाला क्षेत्र दीप्त और इसके अंदर वाला प्रकाशहीन क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते जो सुनार है, धातु की फुकनी से फूकता सुनार। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सुनार ज्वाला के किस क्षेत्र का प्रयोग करता है, तो ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का प्रयोग करता है, नीले वाले का। ठीक है। अब आते हैं अपन ईंधन क्या होता है। तो ईंधन आपने देख लिया, ईंधन क्या होता है, जिससे अपन को ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। लकड़ी, काष्ठ कोयला, है ना, और पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। और अच्छा ईंधन वह होता है जो आसानी से उपलब्ध हो जाए और सस्ता भी हो और आसानी पूर्वक जले और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ भी ना छोड़े, है ना। और आदर्श ईंधन भी वही है। तो संभवतः ऐसा ईंधन कोई है ही नहीं है आदर्श ईंधन कि जो जलने के बाद कोई चीज़ को अवांछनीय पदार्थ ना छोड़े। ठीक है। तो किसी न किसी के मूल में अंतर होता है। ईंधन अपन ने पढ़ाई था ठोस, द्रव, गैस किसी भी रूप में हो सकते। अब आते ईंधन दक्षता क्या होती है। अभी अपन ने पढ़ा था ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है? जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है। तो जैसे ज्वलन ताप कोयले का अधिकता, लकड़ी का अधिकता, LPG की इसका कम था। अब इधर आते ऊष्मीमान, कि जो पदार्थ 1 किलोग्राम में ज़्यादा ऊष्मा दे, है ना,
तो ज़्यादा ऊष्मा आपने देखा लकड़ी और कोयले की इतनी ऊष्मा नहीं आती, इतनी गैस की आती है, एलपीजी गैस। इसलिए आजकल एलपीजी गैस का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो एक ईंधन के किसी ईंधन के 1 किलोग्राम को जो अपन दहन करते हैं उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा होती है उसे अपन ऊष्मीयमान कहते हैं। और इसे अपन करते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। तो ये पेपर में आता है बच्चों, इसे याद कर लेना। अब ये सबके ऊष्मीयमान है, कभी कभी ये आते हैं। तो ऊष्मीयमान जो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करे उसका ज़्यादा होगा, जो कम करता होगा उसके कम। तो गोबर का जो कंडे हैं वो कम देते हैं अपन को ऊष्मा, तो इसका 6000 8000 किलो जूल है। फिर लकड़ी है, फिर कोयला है, फिर पेट्रोल है, फिर मिट्टी का तेल है। इस क्रम से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। डीजल है, ईथेन है, सीएनजी है, एलपीजी, जैव गैस, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और जैव गैस। तो सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा देती है हाइड्रोजन देती है। ठीक है। इसके बाद अपन जब कोई पदार्थ जलाते हैं तो उसमें हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल होते हैं। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे ही अपन जलाते हैं तो इसके जो कार्बन होते हैं, जो बिना जले कार्बन वो छोड़ते हैं और ये हमारे श्वास रोग को उत्पन्न करते हैं। तो है ना। इसी प्रकार जो ईंधन जलते हैं वो भी, उससे भी अपना जो वातावरण होता है वो कैसा होता है, प्रदूषित होता है। इसी प्रकार कोयले का जलाना भी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि कोयला को बंद कमरे में जलाना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों होता है कि जब कोयला जलता है तो विषैली गैस उत्पन्न करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे व्यक्ति मर सकता है ना, मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को अपन को ध्यान देना है। कोयले को बंद कमरे में नहीं जलाना है। उसी के बाद आता है CO2 गैस। ईंधनों के दहन से पर्यावरण में CO2 गैस भी निकलती है, जो किसका कारण बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का। जो बच्चों ये पेपर में आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो वातावरण में CO2 की अधिक मात्रा का होना ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है। और विश्व उष्णन क्या होता है, पृथ्वी के वातावरण में तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। कोयले और डीजल के दहन से क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे दम जिससे अपना क्या दम घुटता है। और सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो इन निकले सल्फर और नाइट्रोजन को, और जैसे ही पानी बरसा तो वर्षा जल में घुल कर आते हैं, तो इसी को अपन अम्ल वर्षा कहते हैं। तो पेपर में आता है अम्ल वर्षा क्या होती है, तो ईंधनों से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे ही पानी में वर्षा जल में घुल के जो बरसती है वो होती अम्ल वर्षा, जिससे फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होता है। आजकल आपने देखा मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में CNG गैस का प्रयोग होता है, जो क्या करती है, कम वातावरण को कब प्रदूषित करती है, कि एक अच्छा स्वच्छ ईंधन इसे माना जाता है। और इसके लिए अगर अपन क्या करते हैं, लकड़ी को जलाना, लकड़ी को अपन को कम से कम जलाना है। तो वृक्षों की कटाई भी एक सबसे ज़्यादा पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो इसलिए अपन LPG, और अगर प्रश्न आता है LPG और लकड़ी में अंतर बताओ, तो लकड़ी लेकिन सस्ती होती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। LPG थोड़ी महंगी गैस होती है, आसानी से उपलब्ध नहीं होती। पर लकड़ी वातावरण के लिए हानिकारक होती है और LPG गैस वातावरण के लिए हानिकारक नहीं होती। तो कभी कभी एक ऐसा प्रश्न भी आता है कि LPG लकड़ी से ज़्यादा अच्छी क्यों है, या इन दोनों में अंतर क्या है, तो है ना। अब आते हैं अपन इसके मेन शब्दों पर। अब आता है पहला, अम्ल वर्षा क्या होती है। तो अभी अपन ने पढ़ा था अम्ल वर्षा क्या होती है। अम्ल वर्षा में जब जैसे ईंधन जलता है, कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस निकलती हैं और वर्षा जल के साथ घुलकर जो ज़मीन में आती हैं, तो उसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा कहते हैं। और ये अम्ल वर्षा से क्या होता है, फसल, भवन आदि के लिए, मिट्टी के लिए नुकसानदायक। ऊष्मीयमान क्या होता है, जो ईंधन 1 किलोग्राम जलाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की मात्रा निकलती, माने एक ईंधन के 1 किलोग्राम के जितनी ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मीयमान कहलाती है, और जिससे अपन किलो जूल प्रति किलोग्राम में प्रकट करते। दहन क्या होता है, किसी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। दहन में ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होती। विस्फोट, अचानक किसी चीज़ का बस फटाकों का फूटना विस्फोट होता है। अधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा का निकलना। वनोन्मूलन मतलब वनों का कटना। ज्वाला के 3 भाग पड़े, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र और बिना रोशनी वाला, मतलब बिना ज्योतिहीन क्षेत्र ना। 3 ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, 3 भिन्न क्षेत्र हैं,
अदीप्त क्षेत्र, देखो दिख रहा है अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन क्षेत्र। ये पेपर में इसका चित्र भी आता है तो बच्चों इसे याद कर लेना। इसके बाद है अपना अग्निशामक। अग्निशामक क्या होता है? जो आग को बुझाने में सहायता करता है। ईंधन, ईंधन क्या होते हैं? जैसे कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ईंधन दस्ता, ईंधन दस्ता जो किसी पदार्थ को जलाने में जितनी ऊष्मा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाती है? ईंधन दस्ता कहलाती है। फिर है विश्व उष्णन। अपन अभी इस शब्द को अभी पढ़ा ही था। विश्व उष्णन क्या होता है? वातावरण में या पर्यावरण में ताप का अधिक बढ़ना क्या कहलाता है? विश्व उष्णन कहलाता है। फिर आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन वो होता है जो पर्यावरण के लिए प्रदूषित नहीं होता। ऐसा आदर्श ईंधन कैसा होता है? सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, आसानी से दहन योग हो और जिसका ऊष्मीमान उच्च मतलब जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है और जो पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता, वो क्या कहलाता है? आदर्श ईंधन कहलाता है। ज्वलन ताप, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है तो वह क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं? कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या होते हैं? ज्वलनशील। ज्वलनशील पदार्थ वो है जिनका ज्वलन ताप कैसा होता है? कम होता है। ज्वलनशील तो हैं पर ज्वलनशील वो पदार्थ कहलाते हैं जो कम ताप पर जल्दी जलने लगे, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। लकड़ी और कोयला इसमें नहीं आता है। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ कहीं भी कोई टॉपिक या कोई शब्द समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।